नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ। बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि एनआईए ने पीएफआई के खिलाफ एक और नई चार्जशीट दायर की है। आपको बता दें कि ये एनआईए की ओर से पीएफआई के खिलाफ 5वीं चार्जशीट है जो कि कोर्ट में दायर की गई है। इसी के साथ ही इसमें 19 अन्य आरोपियों के नए नाम शामिल आए हैं। इसमें अन्य 19 आरोपियों के नए नाम को शामिल किया गया है। बता दें कि इसमें नया खुलासा ये है कि कैसे वर्तमान की मोदी सरकार को गिराने की प्लानिंग की गई थी और इसी के साथ ही कैसे देश में शरिया कानून को लागू किया जाए, इसकी भी पूरी प्लानिंग पीएफआई के तहत की गई थी। आपको बता दें कि हालांकि गृह मंत्रालय ने फिलहाल पीएफआई को 5 सालों के लिए बैन कर दिया है, लेकिन एक के बाद एक एनआईए जो है एक्शन के मोड में नजर आ रही है। जहां छापेमारी का सिलसिला लगातार जारी है, तो एक के बाद एक एनआईए चार्जशीट भी दायर करती हुई नजर आ रही है। एनआईए ने प्रतिबंधित पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी कि पीएफआई के 19 नेताओं पर भारत के खिलाफ आपराधिक साजिश रचने का आरोप लगाया है। बता दें कि एनआईए ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर शिकंजा कसने के लिए एनआईए ने पीएफआई के 37 बैंक खातों को भी सीज कर दिया है। इसी के साथ ही पीएफआई के 19 नेताओं पर भारत के खिलाफ आपराधिक साजिश रचने का तो जो पहले आरोप लगा था, उसके बाद एक नया खुलासा ये निकल करके सामने आ रहा है कि कैसे वर्तमान की मोदी सरकार को गिराने की तैयारी भी इस पीएफआई के जरिए की जा रही थी। आपको बता दें कि पहले पीएफआई पर शिकंजा कसने के लिए एनआईए ने तकरीबन 19 लोगों के 37 बैंक खातों को सीज करवाया, फ्रीज करवाया और इसी के साथ ही जो 19 अन्य नए नाम शामिल हुए हैं, इन लोगों की लिस्ट भी बाकायदा निकाली गई है। बता दें कि अब तक 105 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किए जा चुके हैं। एनआईए की इस चार्जशीट में 19 लोगों के नाम शामिल हैं, जिसमें कि पीएफआई के 12 राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद के सदस्य, संस्थापक सदस्य और इस प्रतिबंधित संगठन के वरिष्ठ नेता शामिल हैं। बता दें कि एनआईए की गुवाहाटी, सुंदरीपुर पश्चिम बंगाल, इम्फाल मणिपुर, कोझिकोड केरला, चेन्नई तमिलनाडु, नई दिल्ली, जयपुर राजस्थान, बेंगलोर कर्नाटका, हैदराबाद के तेलंगाना और कुर्नूल यानी कि आंध्र प्रदेश में पीएफआई के बैंक खातों को फ्रीज किया गया है। इससे पहले ही राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने शुक्रवार यानी कि 17 मार्च को चौथी चार्जशीट दायर की थी, जिसमें कोच्चि केरल और तमिलनाडु के चेन्नई में 2 अलग अलग मामलों में पीएफआई के कुल 68 नेताओं के नाम शामिल हैं। एनआईए ने पहली चार्जशीट 13 मार्च और दूसरी 16 मार्च को दायर की थी। बता दें कि एनआईए ने अपनी जांच में यह खुलासा किया है कि पीएफआई ने देश को सांप्रदायिक आधार पर बांटने की साजिश रची थी और इसी के साथ ही एजेंसी के मुताबिक पीएफआई देश की वर्तमान शासन व्यवस्था को उखाड़ना चाहता था और भारत को इस्लामिक स्टेट बनाने की दिशा में काम कर रहा था। जांच में यह भी खुलासा हुआ है कि पीएफआई देश भर में अपने आतंकी गुर्गों और हथियारों के साथ वेतन भी दे रहा था। पीएफआई की ज्यादा सक्रियता केरल और तमिलनाडु में देखी गई है। बता दें कि इन राज्यों में पीएफआई का नाम अलग अलग आपराधिक साजिश में सामने आया है। पीएफआई ने भारत सरकार के खिलाफ साजिश रचने के लिए मुस्लिम युवाओं को कट्टरपंथी बनाने की साजिश तक रची थी। वो इन युवकों को पीएफआई से जोड़ने के लिए विचारधारा के प्रति निष्ठा और वफादारी की शपथ दिलाता था। इसी के साथ ही इन युवाओं का ब्रेन वॉश भी किया जाता था। यही नहीं, उन्हें हथियारों की ट्रेनिंग से लेकर के बम बनाने और फंड जुटाने की भी ट्रेनिंग दी जा रही थी। वहीं आरोप के मुताबिक पीएफआई का उद्देश्य 2047 तक भारत में इस्लामिक शासन कायम करना है। बताते चले कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर यूपीए एक्ट के तहत 5 साल के लिए बैन लगा रखा है। इस संगठन के पक्ष में दुनिया का सबसे खतरनाक आतंकी संगठन यानी कि आईएसआईएस पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया है। बता दें कि पीएफआई ने अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए कई तरीके की विंग और यूनिट भी बना रखी थी। इन्होंने फिटनेस ट्रेनिंग नाम पर एक अन्य ग्रुप बना रखा है। इसमें फिजिकल ट्रेनिंग के साथ हथियारों का भी प्रशिक्षण दिया जाता था
और इसी के साथ ही एनआईए ने जो छापेमारी देश भर में की है, इसमें से भी कई सारे इनपुट हाथ लगे थे। लेकिन वहीं बात अगर हम 2047 तक भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की बात की, जो उनकी प्लानिंग थी उसकी करें, तो वो फुलवारी शरीफ से सामने आया था, जब बिहार के फुलवारी शरीफ में एनआईए ने दबिश दी थी और वहां पर बाकायदा एक ट्रेनिंग कैंप और इसी के साथ ही कई लोगों के नाम भी सामने आए थे जो कि पीएफआई से पहले सेमी में काम करते थे, लेकिन सेमी के बैन होने के बाद वो पीएफआई से जुड़ गए थे और बाकायदा बिहार में युवाओं को जुटाते थे। और न सिर्फ बिहार के युवा बल्कि देश के अलग अलग स्टेट से भी वहां पर युवा शामिल होते थे, उनका ब्रेन वॉश किया जाता था। मार्शल आर्ट ट्रेनिंग के नाम पर उन्हें हथियार चलाने, चाकू चलाने जैसे कई सारे हथियारों की ट्रेनिंग दी जाती थी और उन्हें इस्लामिक कट्टरपंथी की विचारधारा से जोड़ा जाता था ताकि वो आने वाले समय में इस तरीके से काम कर सके। इसी के साथ ही अभी हाल ही में एनआईए की ओर से एक और नया खुलासा हुआ था, जो कि तीसरी चार्जशीट दायर की गई थी। उसमें यह कहा गया था कि कैसे राजस्थान में बड़ी मात्रा में लोगों को टारगेट दिया गया था पीएफआई के, कि वहां पर सांप्रदायिक कट्टरता फैलाया जाए, एक दूसरे को लड़वाया जाए और इसे कहीं ना कहीं शरिया कानून देश में लागू करने की एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई थी। ऐसे में लगातार एनआईए जो चार्जशीट दायर कर रही है, इसमें एक से बढ़ के एक खुलासे हो रहे हैं, लेकिन मेन खुलासा जो है वो इस बात को लेकर के है कि कैसे वर्तमान सरकार को लेकर के उनकी बड़ी प्लानिंग थी कि इन सरकार को हटा देना है, यानी कि उनकी सरकार को गिरा देना है। इसी के साथ ही देश में शरिया कानून को लागू करना है। जो देश संविधान से चलता है, जो देश संविधान में सभी वर्गों का ख्याल करता है, ऐसे संविधान को हटा करके देश में शरिया कानून लागू करने की ये पीएफआई की प्लानिंग थी और इसके तहत वो युवाओं को भड़का रहे थे और तमाम अलग अलग उन्होंने यूनिट बना रखी थी, कमेटी बना रखी थी, जिसके जरिए इस नापाक इरादे की कामयाबी की वो कोशिश कर रहे थे। फिलहाल जिस तरीके से एनआईए की चार्जशीट में जो खुलासा हुआ है उसमें ये पाया गया है कि जो ज्यादातर इनकी सक्रियता है वो कहीं ना कहीं तमिलनाडु और केरल जैसे हिस्सों में देखने को मिली है, क्योंकि जो पीएफआई का जन्म है वो भी इन्हीं स्थानों से हुआ है। ऐसे में वहां पर इनकी सक्रियता ज्यादा दिखाई दी है। इसी के साथ ही बात अगर हम बिहार की करें, राजस्थान की, दिल्ली की, तो इन हिस्सों में भी पीएफआई जो है वो सक्रिय रहा है और एनआईए की छापेमारी में बाकायदा कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है। देखने को मिल रहा है कि जहां इससे जुड़े कई लोग शामिल हैं, तो इसमें नेताओं के नाम भी शामिल हुए हैं और इस चीज को लेकर के एनआईए ने बड़ी ही मुस्तैदी के साथ ये चार्जशीट दायर की है। फिलहाल और क्या क्या नई जानकारी एनआईए के इस खुलासे से होती है, पीएफआई पर जिस तरीके से जांच चल रही है उसमें संभावना है कि और भी ज्यादा खुलासे हो सकते हैं और भी ज्यादा नई जानकारी जो है वो सामने आ सकती है। और देखने को मिल रहा है कि जो केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बड़ा एक्शन लिया है कि पीएफआई को 5 सालों के लिए बैन कर दिया है, तो इससे कई सारे नेताओं को भी काफी ज्यादा चोट पहुंची थी और उन्होंने सीधे तौर पर इसको लेकर के सवाल उठाया था और उनका कहना था कि आखिर पीएफआई को बैन क्यों किया गया है, क्योंकि पीएफआई तो देश के हित में काम करता है। लेकिन जैसे जैसे एनआईए के खुलासे से ये चीजें सामने आ रही है तो इससे पता चलता है कि आखिर इन विरोधी नेताओं के पेट में दर्द क्यों हो रहा था और क्यों ये पीएफआई के बैन होने को लेकर के सवाल पूछते हुए सरकार से नजर आए थे। इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।